नमस्कार, सत श्री अकाल। जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत 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 स्वागत एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और इस वक्त आप देख रहे हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी का एक और एपिसोड लेकर मैं गीत आप सभी के सामने हाजिर हो चुकी हूं। सो रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी, जिसका मतलब है हर एक आम इंसान की बहुत खास कहानी। रियल लाइफ एंड अनटोल्ड स्टोरी। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में दोस्तों आज एक जो कहानी में लेकर आई हूँ वो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी, ऊंची है और ऊंची रहेगी भी। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ कि उसके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी, क्योंकि उसके सपनों में ना आर्ट छिपा हुआ था, एक कला छिपी हुई थी। अब वो कला थी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। अब बात जब मैं पंजाब की करूं तो पंजाब के जितने भी इवेंट्स होते हैं या कोई फंक्शन होता है उसमें अगर एक इंस्ट्रूमेंट मिसिंग हो ना तो वो फेस्टिवल या फिर कहीं वो इवेंट या कोई शादी ब्याह का कोई भी प्रोग्राम ऐसा हो तो वो बड़ा ही अधूरा लगता है। और वो इंस्ट्रूमेंट है ढोल। पंजाब की शान कहा जाता है। जब जब बजता है तो उसकी थाप पर लोग अक्सर नाचने को, झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। बस बजना इस तरीके से चाहिए कि वहां पर खड़ा खड़ा इंसान भी झूमने पर मजबूर हो जाए। तो पंजाब की शान कहा जाता है ढोल। और जब मैं ढोल की बात करूं तो ढोल इज एन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर मेन। अक्सर कहा यही जाता है ना कि ढोल जो है वो तो पुरुषों के लिए है। मर्द बजाते अच्छे लगते हैं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से बजाते हैं। सो अक्सर आप लोगों ने भी देखा ही होगा कि जब ढोल कोई बजाता है तो वो मतलब एक पुरुष ही होता है, एक मैन ही होता है। बहुत 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 रेयर आपने देखा हो कि ढोल कोई लड़की बजाए। तो रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में ना मेरे साथ आज जो खास शख्सियत मौजूद है वो ड्रमर है, ढोल बजाती है, जिसे ढोल गर्ल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अनकन्वेंशनल पाथ उसने चुना, मैं ऐसा कहूँगी। और वो वर्ल्ड की दूसरी और इंडिया की पहली यंगेस्ट फीमेल ढोल प्लेयर है जिसने बहुत टेंडर एज में ढोल बजाना शुरू कर दिया। सो द ढोल गर्ल जहांगीर, जिसने कहीं स्टीरियोटाइप को स्मैश करके रख दिया लिटरली, और आज उसने बहुत सारे बैरियर्स को एकदम तोड़ कर रख दिया है। लेट्स वेलकम इंडिया's youngest female ढोल प्लेयर जहांगीर। Thank you so much for having me. जहांगीर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव यू कॉम्प्लीमेंट। जितना प्यारा नाम उतनी प्यारी शख्सियत, इतना इनोसेंट फेस, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू हैव यू इन माय शो रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी। दूसरी बार मुलाकात हो रही है, मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ। और जहांगीर एज इट इज वैसी ही है। मुझे दर्शकों ने इतना प्यार दिया तो मुझे मजबूरन आप लोगों के साथ प्यार आपका खींच इतना लेके आया, तो मैंने कहा कि ज़रूर हम फिर से मुलाकात करेंगे सभी दर्शकों से। आपकी आइडेंटिटी ढोल गर्ल के नाम से है। ढोल के साथ कनेक्शन कैसे शुरू हुआ? हम पंजाबी कल्चर से बिलोंग करते हैं। हम अपने आसपास अपनी चीज़ों को ही नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है ढोल बजाते लोग, है ना, कि हम नाचते हैं पर मेरे को बजा के लोगों को नचाना है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक लड़की या लड़का ढोल सीखना चाहता है? मेरे पेरेंट्स के दिमाग में भी नहीं आया, बट सोसाइटी के दिमाग में अभी भी ये क्वेश्चन। कला किसी भी चीज़ की हो सकती है। कला लड़का लड़की में फ़र्क नहीं करता, बट वो लोगों को समझाना, एक कंसेप्ट सोसाइटी की तरफ लेके आना एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। जहांगीर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जहांगीर नाम इतना प्यारा किसने रखा? बिकॉज मेरे दर्शकों के माइंड में भी जरूर ये चीज होंगी कि जहांगीर नाम यार बड़ा अनयूजुअल सा नाम है जी, कभी सुना भी नहीं है। जी मेरा नाम जहांगीर सिंह है। सो इसके पीछे कुछ यूनिक सेम थॉट था पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, कि कुछ यूनिक रखना है। तो उनके दिमाग में एक थॉट आया कि जहांगीर,
हाँ। तो उनके इस नाम का मतलब है सॉन्ग ऑफ द वर्ल्ड, पूरी Alright. जहान, पूरी दुनिया का गीत। हाँ। तो ये मेरी नानी जी ने रखा एंड मुझे खुद ये नाम बहुत मेरे दिल के करीब है। सबको बहुत प्यारा लगता और है, सबको बहुत प्यारा लगता सबको है। बहुत प्यारा। और हम दोनों के नाम भी काफी मैच करते जी। हैं, जहाँ गीत एंड गीत दोनों को मिलना था और जी। आज हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलो मिल रहे हैं। जी। सो जहांगीर, रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी, क्योंकि पूरा प्रोग्राम है और मैं बहुत तफसील से, बहुत तसल्ली से आपको और करीब से जानना चाहती जी। हूँ। सो सबसे पहले तो ये मैं कहूँगी कि थोड़ा दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताएं, अपने शौक के बारे में बताएं, क्योंकि ये तो पता चल चुका है कि आपकी आइडेंटिटी ढोल गर्ल के नाम से है। सो हाउ वाज योर चाइल्डहुड? ढोल के साथ कनेक्शन कैसे शुरू हुआ? एज अ चाइल्ड मैं बहुत ही आउटगोइंग और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रखती थी। मुझे हर चीज़ एक्सप्लोर करने का बहुत शौक होता था कि कोई भी मैं चीज़ देख रही हूँ अपने आसपास, मैं अपने पेरेंट्स को क्वेश्चन करती होती थी कि ये कैसा लग रहा है, ये कर सकते हैं, ये ऐसा क्यों है। तो मैं बहुत क्वेश्चंस पूछती थी छोटे होते, जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे बताते होते हैं। ठीक ठीक। तो वो एज अ चाइल्ड मेरे को लगता है कि मैंने छोटे होते हर एक इंस्ट्रूमेंट, हर एक डांस फॉर्म ट्राई करने की कोशिश की अपनी तरफ से। मतलब फैमिली में और कोई था जैसे म्यूजिक से, कला से प्यार हो या इंस्ट्रूमेंट से? मेरे You're the only one? नो। सो Oh. मेरे पूरी फैमिली बैकग्राउंड में आज तक किसी ने इस आर्ट की तरफ या मतलब कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई डांस, कोई कनेक्शन नहीं है। बट एज अ चाइल्ड मैं बहुत रुचि रखती थी। मुझे डिबेट्स में पार्ट लेने का बहुत शौक था। पोएम रेसिटेशंस में अपने स्कूल में मैं बहुत अवार्ड्स ले चुकी हूँ इन चीज़ों के लिए। बोलने का बहुत शौक था लोगों के सामने, क्राउड फेस करने का बेसिकली बहुत शौक था। आर्ट फॉर्म्स बहुत तरह के ट्राई किए हैं, भरतनाट्यम, कथक और वेस्टर्न डांस फॉर्म भी बहुत सारे सीखे हुए हैं प्रोफेशनली, जैसे समर ब्रेक्स वगैरह होती हैं। हारमोनियम सीखा हुआ है, तो काफ़ी रुचि होती थी। सारे गामा पा हर चीज़ में बहुत ज़्यादा होता था कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो बचपन मेरा बहुत अलग अलग चीज़ों को ट्राई करने में निकला। वहीं से शायद मुझे लगता है कि क्योंकि मैं इतनी एक्सप्लोरिंग पर्सनालिटी थी, मैं हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहती थी अपने अराउंड, वहाँ से ये शुरू हुआ ढोल का भी। ढोल के साथ इंक्लिनेशन, बट ये सिर्फ ढोल ही क्यों? मतलब मुझे लगता है कि आपके उस एरा में, उस टाइम में बच्चे ज़्यादातर गिटार हो गया, यस वेरी राइट, है ना, वेरी ट्रू, ये हो गया, लेकिन ढोल इट वाज टोटली डिफरेंट। बिल्कुल। सो इसके पीछे ये स्टोरी है कि जैसे है ना, समर वेकेशंस में मैं कोई ना कोई कैंप लगाती होती थी। कभी कोई डांस का, कभी कोई इंस्ट्रूमेंट का। तो ऐसे ही एक समर वेकेशन में मैंने सोचा कि मतलब कि हम पंजाबी कल्चर से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही। हम अपने आसपास अपनी चीज़ों को ही नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं। उस टाइम पे ये थॉट आया कि मम्मा ये देखो कितना वाइब्रेंट। इट वाज अ वेरी इनोसेंट थॉट, बहुत ही एक बच्चे की जो इनोसेंस होती है, वो एक इनोसेंट थॉट थी कि मम्मा कितना सुंदर लग रहा है ढोल बजाते लोग, है ना, कि हम नाचते हैं पर मेरे को बजा के लोगों को नचाना है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। सो दैट वाज अ वेरी इनोसेंट एंड मतलब बेसिक सा थॉट, बट आई वुड से इट वाज वेरी डीप थॉट। शायद उस टाइम पे मैं 11-12 साल की थी। उस टाइम पे मुझे ये कुछ बिग डील नहीं लगी जो लोगों को लगती है, सोसाइटी को लगती है कि एक लड़की होके ढोल बजाना, बट एक बच्चे के माइंड में ये चीज़ नहीं आती। और तब मेरे माइंड में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं आई थी कि मैं लड़की होके ढोल बजाना सीखना चाहती हूँ, ये ठीक है, ये नहीं है, सीखना है मुझे। बस मुझे था कि वाओ कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, लेट्स ट्राई इट। एंड मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि मम्मा मैं ढोल बजाना चाहती हूँ, कि मैं बजा सकती हूँ, और मेरे पेरेंट्स ने हाँ बोला। एंड हाँ बोल भी दिया था उस मेरे पेरेंट्स कभी मना नहीं किया उन्होंने, हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी थ्रू एवरीथिंग। हर चीज़ में मेरे को कभी उन्होंने, जैसे कभी कभी होता है ना कि क्या क्वेश्चंस पूछती रहती है, कभी उन्होंने ऐसे नहीं किया, मेरे हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया है, एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लोर करने में हेल्प किया मेरे पेरेंट्स ने। आज की डेट तक अगर मैं कोई ढोल को परस्यू करने कोई कोई परफॉर्मेंस देने जाती हूँ, तो वो हमेशा मेरे साथ होते हैं टिल टुडे, फ्रॉम लाइक सो मेनी इयर्स दे हैव बीन विद मी। सो इस तरीके से ढोल की शुरुआत मैं कह सकती हूँ हो गई टेंडर एज में। सो 12 से 10-12 साल की उम्र में ढोल की तरफ आप अट्रैक्ट हुए और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। लेकिन वो ट्रेनिंग वाला जो पार्ट था, मुझे लगता है कि वो भी काफी डिफिकल्ट रहा होगा। ये मैं जानूंगी जहांगीर आपसे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक लेते हैं, तुरंत लौटेंगे रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी और आज की स्टोरी है जहांगीर के साथ, द ढोल गर्ल। एक आइडेंटिटी जहांगीर आपके साथ ये बन चुकी है। सबसे पहले वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका। जहांगीर, ब्रेक में जाने से पहले हम लोग वही बात कर रहे थे कि एक जो इंक्लिनेशन, एक जो कहे ना प्यार ढोल के साथ, वो कनेक्शन आखिर उसकी शुरुआत कैसे हुई। आई वुड से बहुत टेंडर एज, जब बच्चे सिर्फ अपने वो उस एज में तो लड़कियां चलो ठीक है, एक खेलने या सपने बुनने की एक शुरुआत होती है, लेकिन आपने अपने सपनों को सच करना उस वक्त शुरू कर दिया। सो इट वाज स्टार्टेड विद ढोल। अब ढोल की प्रैक्टिस करनी थी, ढोल खरीदना था और सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरे ख्याल से मास्टर ही ढूंढना था। ये कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको? देखिए, एक क्वेश्चन तो मैंने अपने पेरेंट्स से पूछ लिया कि मैं ढोल बजाना चाहती हूँ, और मेरे पेरेंट्स ने उसमें मेरे को सपोर्ट किया। हमारे माइंड में ये चीज़ बहुत नॉर्मल थी कि हाँ, अगर क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक लड़की या लड़का ढोल सीखना चाहता है। मेरे पेरेंट्स के दिमाग में भी नहीं आया, बट सोसाइटी के दिमाग में अभी भी ये क्वेश्चन था, है ना। तो सोसाइटी के साथ जब हम डील कर रहे थे, हम बाहर गए ये आइडिया रख के कि मेरे पेरेंट्स ने बोला कि मेरी बेटी ढोल सीखना चाहती है, तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। कोई हम जो कोच ढूंढ रहे थे, कोई टीचर ढूंढ रहे थे। ऐसा कहना कोचेस का था जी। मैं उस पे भी आती हूँ। जब हम एक उस्ताद, जेड़े आपा कहने हैं पंजाबी च, उस्ताद, टीचर, कोच, कुछ भी लगा लीजिए जो मुझे कला सिखा सके, है ना। जब हम उस टीचर की ढूंढ में गए तो काफ़ी लोगों ने कह दिया कि अच्छा, लड़की को ढोल सिखाना है, हम नहीं सिखा पाएंगे। तो वहाँ से मुझे लगता है कि एक स्ट्रगल शुरू हो गया मेरा सोसाइटी के साथ, कि अगर एक लड़की ढोल सीखना चाहती है तो सोसाइटी उसको किस किस स्टेप पे रोक रही है, या फिर एक किस किस स्टेप पे उस लड़की को बाधा आ सकती है। वो एक नॉर्मल एक कला सीखने में, कला किसी भी चीज़ की हो सकती है, कला लड़का लड़की में फ़र्क नहीं करता, बट वो लोगों को समझाना, एक कंसेप्ट सोसाइटी की तरफ लेके आना एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। काफ़ी देर लगी एक कोच की ढूंढ में कि जो मुझे सिखा सके। फाइनली मेरे कोच सरदार करतार सिंह जी, जो एक प्रोफेशनल ढोल प्लेयर हैं, उनकी भी बेटियां हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मेरी बेटी अगर ये पूछती तो मैं अपनी बेटियों को उतना ही प्यार करता हूँ जैसे मैं अपने बेटों को करता हूँ। तो उन्होंने हाँ किया, उन्होंने सोचा कि हाँ, मैं इसको ये कला बिल्कुल सिखाऊंगा, और उन्होंने वहाँ से मेरी जर्नी शुरुआत शुरू करवाई मेरी जर्नी एज ए ढोल प्लेयर। उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। बिगिनिंग भी इजी नहीं थी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे आपके साथ। उन्होंने एक स्टार्टिंग में एक बात ज़रूर समझाई थी मुझे कि मेरा एक हमेशा, जैसे एक लड़के बजाते आ रहे हैं, एक लड़की का ढोल सीखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो मुझे पहले से ही एक वो अपनी दृढ़ता रखनी चाहिए अपने दिमाग में, दिल में, कि मैंने सोसाइटी को डील करना है। तो पहले से ही स्ट्रॉन्ग बन के चलो, क्योंकि आगे बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल एक पिक्चर दिखा दी थी कि जहान, दिस जर्नी इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। ये एक आसान रास्ता नहीं होने वाला है, काफ़ी मुश्किलें आएंगी, पर आपने डट के अपने हिम्मत रखनी है और काम करना है। जहांगीर तो उस वक्त क्या फील कर रही थी फिर? मुझे शायद उस टाइम पे आइडिया नहीं था मेरे सर भी क्या कह रहे हैं, या फिर वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। पर अगर उन्होंने मुझे कुछ समझाया तो मैंने बहुत ध्यान से सुना और उस चीज़ पे अमल करने की कोशिश की। So this is how it started. ऐसे स्टार्ट हुआ। उनके लिए भी इजी नहीं था मुझे सिखाना, मैं समझ क्योंकि जिस बच्चे को कोई बैकग्राउंड ना हो इस इंस्ट्रूमेंट का, उस बच्चे को बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाना हमारे लिए डिफिकल्ट होता था, ढोल को कैरी करना। क्योंकि जहांगीर, मैं ये चीज़ समझ रही हूँ कि ढोल, है ना, अभी तक पंजाब में, मैं कहूँ ओवरऑल भी, स्पेशली अगर मैं पंजाब की बात करूँ, तो एक खास तबका बजाता है जी, और एक जो जेंडर पर्टिकुलरली दिस इज फॉर मेन, जैसे मैं पहले भी मेन भी, और एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल कह सकते हैं तबका। हाँ, तो ये चीज़ है। तो डेफिनेटली फिर मैं समझ सकती हूँ कि चैलेंजेस आपके बहुत ज़्यादा रहे। तो यही जो क्वेश्चंस है उनके माइंड में भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको सिखाया। ये फिर ये धीरे धीरे शुरू तो हुआ। आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहा, क्योंकि आई नो बायोलॉजिकल लड़के लड़कियां ये होते अलग हैं, बट एक इनर जो एक पार होती है ना, वो तो भगवान ने सबको एक जैसी ही दी है। बिल्कुल। उस इनर पार का जहांगीर ने बड़ा बखूबी इस्तेमाल किया है आप मुझसे। मुझे लगता है कि ये लोग
मैं ये नहीं कहती कि गर्ल्स एंड बॉयज़ आर मेड डिफरेंटली। मेन में एक्चुअली फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा कही जाती है, मानी जाती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो लड़कियां नहीं कर सकती जो लड़के कर सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने अपनी इस आर्ट फॉर्म से प्रूव करने की कोशिश की कि जितनी ज़ोर से, जितनी हिम्मत से और जितने जोश से एक लड़का ढोल बजा सकता है, वैसे एक लड़की भी ढोल बजा सकती है। तो फिर स्टार्ट कैसे हुआ जब बजाना? वो बिल्कुल यार, मैं तो ये कहूंगी, मेरे दर्शक भी जरूर कह रहे होंगे कि इतनी पतली सी एक लड़की, एक इनोसेंट सा चेहरा, एक 6-8 किलो का ढोल अपने नेक पे ऐसे कैरी करना, एंड देन उन स्टिक्स को भी पकड़कर पूरा जोर लगाना। बिकॉज वी नो कि पंजाब के जितने भी फंक्शंस होते हैं, खासकर जब जागो होती है, हमारा ध्यान, मेरा तो सिर्फ ढोली की तरफ होता है कि हाउ ही इज बीटिंग द ड्रम, कितना जोर लग रहा है, पूरे वो स्वेटिंग से भरे होते हैं। सो ये आपके साथ चीजें फिर कैसी शुरू हुई स्टार्ट करने के लिए? हाँ, तो जब मैंने ढोल खरीदा, मैंने वो ट्रेडिशनल मेन बड़े वाला ढोल ही खरीदा। ऐसा नहीं है कि मैं छोटी थी या लड़की थी तो मैंने कोई छोटा ढोल खरीदा हो। अच्छा। मेरा ढोल जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी 12 kg का था, और आज भी मैं वही ढोल से प्ले कर रही हूँ। 12 साल हो गए हैं मेरे साथ, अभी भी वही ढोल है जिसके साथ मैं बजाती हूँ। और 12 किलो का ढोल एकदम से नहीं डाला जाता, उसके लिए थोड़ा सा रियाज और प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो मेरे उस्ताद जी ने पहले उसको जमीन पे रख के, एक साइड पे ढोल के मेरे उस्ताद जी बैठते थे, एक साइड पे मैं बैठती थी। वहां से शुरुआत की बैठ के ढोल बजाने की, क्योंकि तो उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ी सी रियाज, थोड़ी सी एक नो हाउ आ जाता है इंस्ट्रूमेंट का, पता चल जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रियाज बढ़ता गया, समझ आती रही, वैसे हमने खड़े होके चेयर पे रख के फिर बजाना शुरू किया। स्टेप बाय स्टेप मेरे उस्ताद जी ने लेवल्स इंक्रीज किए, पहले बैठ के, फिर चेयर पे रख के खड़े होके, फिर 2 मिनट गले में डाल के फिर बजाना, एंड देन फिर ऐसे ऐसे हम बढ़ते रहे। फिर एक ऐसा भी पॉइंट आया था कि मेरे उस्ताद जी मुझे कहते होते थे 3 बजे दोपहर को, समर वेकेशंस, जून की छुट्टियां, और आपने पूरे क्रिकेट ग्राउंड का राउंड लगाना है ढोल बजाते ढोल के साथ और ढोल बजाकर जी। ओह माय गॉड। तो वहाँ से मेरे उस्ताद जी ने बहुत ही एक सोच रखी कि धीरे धीरे, क्योंकि ये आसान नहीं होगा, धीरे धीरे उन्होंने सिखाया, एक लेवल इंक्रीज किया कि कैसे हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं ताकि मैं भी सीख सकूं, मेरे पे भी उस चीज़ का भार ना आए कि एकदम से डिफ़िकल्ट ना हो। ठीक है। तो ये जर्नी इस तरीके से शुरू हुई। सो जब आप जैसे आप कह रहे थे कि जब आपने क्वेश्चन ही पेरेंट्स ने ये समाज ने खड़ा कर दिया, सो इन बिटवीन भी आपको ज़रूर ये सुनने को मिला होगा कि व्हाट आर यू डूइंग जहांगीर, ये आप क्या कर रहे हो, देखिए सीखने की चीज़ पहला आप क्यों सीख रहे हो? जी, पहला बैरियर ये रहा कि कोई मुझे सिखाना नहीं चाहता था। दूसरा बैरियर ये आया कि जब मैंने सीख लिया तब लोगों ने उस चीज़ को कैसे रिएक्ट किया कि एक लड़की ने ढोल बजाना पहले अलाउ नहीं करते थे, उसके बाद उन्होंने बजाना सीख लिया, बट अब बजाना सीख लिया तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन है लोगों का, वो एक डिफरेंट स्टोरी थी ऑल टुगेदर। लोग सोचते थे कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि लोग सोचते हैं कि वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स, कोई गिटार, मैं ये समझ रही हूँ कि ढोल डेफिनेटली एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो देखो सबको नचाने पर मजबूर कर देता है, कोई इसको अपनाना नहीं चाहता। हाँ एग्जैक्टली, कोई इसको सीखना नहीं चाहता। मैं एज ए स्टूडेंट, जब मैं भी थी स्कूल गोइंग एज होती है जो, उसमें जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं, मेरे पीयर्स होते हैं, वो भी सोचते हैं कि कोई कूल इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं सीखा आपने, है ना, बिकॉज ढोल वाज नॉट कंसीडर्ड कूल, उसको कूल नहीं समझा जाता था। समझा जाता था कि कोई और इंस्ट्रूमेंट, बाकी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कैसियो सीखते हैं, कोई और इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, ड्रम सेट साथ नहीं। जहांगीर ढोल के साथ बहुत अलग दिखती है और बहुत अच्छी दिखती है, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं जी। तो वो भी लोगों की माइंडसेट चेंज हुआ धीरे धीरे। उनको लगा कि हाँ, हमारा पंजाबी कल्चर, हमारा अपना खुद का कल्चर है, हम वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स क्यों अडॉप्ट करें जब हम अपना कल्चर, अपना इंस्ट्रूमेंट अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ऐसे मेरे ढोल बजाने से लोगों की ये सोच भी बहुत चेंज हुई। अब मुझे इतने इनफैक्ट मैसेजेस आते हैं लोगों के कि दीदी हमने आपसे ढोल सीखना है। लड़के, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ, पेरेंट्स आके बात करते हैं हमने अपनी डॉटर्स को सिखाना है। तो वो एक बहुत ही अचीवमेंट फील होती है कि मेरी एक छोटी से स्टेप से लोगों की सोच बदल रही है। राइट जी। सो ढोल सीख लिया आप जहांगीर ने। सो
मैं फर्स्ट जो परफॉर्मेंस आपकी रही होगी वो किस एज में फिर वो फर्स्ट परफॉर्मेंस दी एंड हाउ वाज इट, वो कैसा था और वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा उस वक्त जहांगीर गले में ढोल डालकर परफॉर्मेंस दी थी? जी। सो हाउ वाज इट, क्या था वो? फर्स्ट परफॉर्मेंस मेरी 12 साल की उम्र में थी और वो नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर के एक समर वर्कशॉप होती है, वहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम एज अ ढोल प्लेयर एक मंच पे उतरी, एक स्टेज पे उतरी। वो मेरे लिए हमेशा एक बहुत ही दिल के करीब रहेगा इंसिडेंट। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि जो मैं परस्यू करना चाहती थी ज़िंदगी में वो कर रही थी, लोगों को दिखा रही थी अपनी कला, जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती थी। लोगों का रिएक्शन उस टाइम पे मुझे मैटर नहीं करता था, बट मुझे याद है कि उस टाइम जब अनाउंस किया गया कि एक लड़की ढोल बजाएगी तो लोगों ने देखा कि एक लड़की गले में ढोल डाल के आ रही है, तो उनको लगा कि शायद मैं एक्टिंग करूँगी या ढोल उतार के डांस करूँगी या कुछ, बट दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो ढोल ही बजाएगी। और ऑल थ्रू माई परफॉर्मेंस वो हैरान थे कि ओके एक छोटी सी बच्ची ने ढोल बजाया और इतना अच्छा बजाया। आफ्टर माई परफॉर्मेंस जैसी ख़त्म हुई, एक शांत थे पूरा माहौल एंड आफ्टर 5 seconds आई हेयर अपलॉज। सभी ने बहुत प्यार दिया एक उस कंसेप्ट को, तो वो बहुत अच्छा लगा देख के। वाओ ग्रेट। कभी जहांगीर फिर आप ऐसा नहीं सोचते कि अगर ये ढोल ना होता तो जहांगीर क्या होता? मैं आज शायद अपने आप को बिना ढोल के इमेजिन भी नहीं कर सकती जी। अच्छा, ढोल के साथ फिर क्या इमेजिन करती हो, क्या फील करती हो, मैं जानूंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत लौटेंगे रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में, कहीं मत जाइएगा। Let's welcome again all of you in real life untold story and let's welcome the ढोल गर्ल जहांगीर as well। एक बार फिर से स्वागत करते हैं। सो ब्रेक में जाने से पहले एक जायजा सवाल आपसे मैंने किया था कि विदाउट ढोल जहांगीर, जिसका आपने कहा कि मैं जहांगीर कुछ भी नहीं है ढोल के साथ, विदाउट ढोल, लेकिन ढोल के साथ फिर जहांगीर क्या फील करती है व्हेन शी इज कैरिंग अ ढोल एंड बीटिंग द ढोल, तब तो मुझे लगता है कि विदाउट ढोल, जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत इनकम्प्लीट फील करती हूँ, विद ढोल एक बहुत ही सेंस ऑफ एम्पावरमेंट फील होती है, बहुत ही अच्छा फील होता है, एक चार्म आता है, अलग पर्सनालिटी होती है कि जो सबको पसंद भी है। जो मैं वो चीज़ दिखा भी बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि सबको पता चले कि ये मैं किसी के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं अपनी खुशी के लिए ढोल बजा रही हूँ और उस खुशी को मैं और स्प्रेड करना चाहती हूँ लोगों में, कि लोग मेरे साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करें। तो बहुत अच्छा फील होता है एज अ पर्सन व्हेन आई एम अ ढोल प्लेयर। जहांगीर इज़ अ ढोल प्लेयर, एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट होती है, एक खुशी होती है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है अब तो। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो चीज़ एक शौक की तरह शुरू हुई थी मेरे, वो अब शौक नहीं रही है, वो एक जिम्मेदारी बन चुकी है सोसाइटी के टूवर्ड्स, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं अब मेरे साथ, बहुत सारे लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है और हो चुकी है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को अब अपने ड्रीम्स परस्यू करने देते हैं, तो अगर मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करूँगी तो फिर शायद बहुत बड़ी गलती होगी मेरे पार्ट पे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँ और यही मैसेज स्प्रेड करती रहूँ। राइट। जहांगीर, आपसे मिलने से पहले ना मैं आपको आपके बाकी इंटरव्यूज़ भी देख रही थी, जिसमें आपने हर एक में ये कहा हुआ है कि जब आप सीख रहे थे, जब आपका एक ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था ढोल को लेकर, सो एक बात जो थी वो आपको हमेशा ट्रिगर करती थी और वो बात होती थी कि मुंडिया मंगो वजा जी। वो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ आपसे ही कि जब आपको ये कहा जाता था तो उस वक्त आप ड्रम को मेरे ख्याल से और एंथुसियाज्म से सीखते होंगे, बजाते होंगे, मेरे ख्याल से उस चीज़ ने आपको और ज़्यादा पावरफुल बना दिया। बिल्कुल। सो जब मैं एज अ ढोल प्लेयर बाहर सोसाइटी में आके ढोल बजाना शुरू किया तो काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को क्वेश्चन भी किया कि क्या ज़रूरत थी एक लड़की को ढोल बजाने की, या वो इतना अच्छे से वो ढोल नहीं बजा पाएगी। तब काफ़ी लोगों से सुनने को मिला कि ये कोई काम है करने वाला, या फिर काफ़ी लोगों ने एज अ चैलेंज ही मुझे ये दे दिया कि कुड़िए कुट के बजा ढोल, कि मुंडिया वांगू ढोल बजा, कि लड़कों की तरह बजा। तो एक चैलेंज था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी, एक ऐसे अंदर से एक आता था कि मुझे एक लड़के से कंपेयर कर रहे हैं, तो मुझे था कि ठीक है कर रहे हो तो फिर मैं भी उस चीज़ को जस्टिफाई करूँगी। तो एक काफ़ी और लगन आती थी कि सीखना भी इससे ज़्यादा अच्छा है और परफॉर्म अच्छा करना है। तो वहाँ से एक
ट्रिगर पॉइंट मिलता था मुझे कि अब मैंने पीछे नहीं हटना है और लोगों को गलत प्रूव करना है कि लड़की होके भी मैं लड़कों जैसा और उनसे अच्छा भी बजा सकती हूँ। तो ये चीज उस्ताद ने फिर कभी कही आपको कि कुड़ियां वंगो बजा रही है तो बहुत बढ़िया बजा रही हैं? आज की डेट में मेरे उस्ताद जी बहुत खुश होते हैं जब भी मैं उनको बताती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ इंटरनेशनली या नेशनली परफॉर्म करके आ चुकी हूँ। तो वो उनको लगता है कि मैं बिल्कुल जस्टिफाई कर रही हूँ। बहुत खुश होते हैं मेरी परफॉर्मेंसेस देख के और बस वो मुझे आशीर्वाद ही देते हैं कि ऐसी करती रहे आगे भी। वाओ वाओ वाओ। सो दीज वर द चैलेंजेस जो सबसे ज्यादा आपने फेस किए अपनी लाइफ में। फिजिकल कंस्ट्रेंट के साथ साथ सोसाइटी कंस्ट्रेंट। हाँ नहीं, मैं वो वही चीज समझना चाहती हूँ कि अपने आप को फिर जैसे आप कह रहे थे कि क्रिकेट ग्राउंड में ही वो आपको करना। सो ये एक ड्रम को अपने नेक पे कैरी करना, ये आपको कितना टाइम लग गया? सारा कुछ बॉडी को इतना कैपेबल बना देना कि आप ढोल को कैरी कर सको। मुझे लगता है कि ढोल ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पूरा कभी सीखा नहीं जा सकता। मैं तो कहती हूँ कि मैं अभी भी स्टिल लर्निंग प्रोसेस में हूँ। बट जब मैंने शुरू किया था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी टाइम लगा, पहले बैठ के फिर खड़े होकर और फिर गले में डालने से लेकर उसके साथ साथ जैसे हाथों पे छाले पड़ जाना एंड मतलब कि शोल्डर से वो वेट नहीं बियर होता था, तो मुझे अपनी डाइट भी इंक्रीज करनी पड़ी। उसके अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट करने के लिए काफ़ी चीज़ें मैं अपनी रूटीन में इनकलकेट करती थी ताकि मैं जस्टिफाई कर सकूँ उस चीज़ को। राइट, ठीक है। अच्छा जहांगीर, फिर इसके बाद आपने अपनी परफॉर्मेंसेस देनी शुरू की, जैसा आप बता भी रहे हैं कि अक्रॉस द वर्ल्ड आपने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस ऐसी दी। कितनी परफॉर्मेंस अब तक आप दे चुकी हैं? आई गेस मेरे ख्याल से आई थिंक मैं तो काउंट ही भूल चुकी हूँ। 200-300 से भी ज्यादा आई गेस लाइव परफॉर्मेंसेस आप दे चुकी होंगी। मैं जी बिल्कुल अराउंड 300 प्लस लाइव स्टेज परफॉर्मेंसेस में दे चुकी हूँ क्योंकि मुझे 12 साल हो गए हैं एंड मैं काफ़ी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स NGOs के साथ फॉर अ कॉज परफॉर्म करती आई हूँ स्टेजेस पे जहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। तो काफ़ी स्टेजेस पे जाके मैंने अपना आर्ट दिखाया और सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट किया है, लोगों के साथ, ऑडियंसेस के साथ, और ये मैसेज आगे लेके आई हूँ। सो अप्रॉक्सीमेटली, वैसे तो मैं काउंट ऑब्वियसली भूल चुकी हूँ, बट मोर देन 300 लाइव स्टेज। कोई ऐसा वाकया जो आपके एकदम बहुत करीब हो, कोई ऐसा इवेंट जहाँ पे आपको कभी कंपेयर करने की कोशिश की गई हो दूसरे ढोलियों के साथ? ये तो होता ही है। मुझे लगता है कि इसको मैं बुरी चीज़ नहीं मानूंगी, इसको मैं पॉजिटिव ही लेके चलती हूँ क्योंकि ये चीज़ मुझे बूस्ट करती है आगे और काम करने की, आगे और बढ़ने की। तो लोग काफ़ी कंपेयर करते हैं कि ये। कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जो बहुत मज़ेदार भी रहा हो और बाद में बाकी ढोलियों ने आके आपको बहुत शाबाशी दी हो, आपको बहुत अप्रिशिएट किया जब मैंने बजाना शुरू किया था तो जो लर्नड मैन है, जिनको हम कहते हैं, जो इस फील्ड में काफ़ी सालों से हैं, इस कला को काफ़ी सालों से आगे लेके आते आ रहे हैं, तो शायद उनके दिमाग में ये कंसेप्ट अच्छा नहीं रहा। तो वो लोग काफ़ी देखते थे मुझे, अपने में इंक्लूड नहीं करते थे परफॉर्मेंसेस के टाइम में, कुछ अच्छी सोच से नहीं देखते थे। पर आज वो ही लोग, मुझे लगता है कि जब मैं कहीं पर भी परफॉर्म करने जाती हूँ, बैक स्टेज मुझे मिलते हैं, तो वही लोग मेरे साथ सेल्फीज़ और पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि मैं उनको कुछ नीचा दिखाना चाहती हूँ, बट मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि मैंने प्रूव कर दिया और शायद उनकी सोच भी बदल गई है। जो आगे के जो बच्चे आ रहे हैं, आगे की लड़कियाँ जो बजाना चाहेंगी ढोल, उनके लिए एक सोच चेंज हो गई है। अगर मैंने कोई हार्डशिप फेस की तो वो लड़कियां नहीं करेंगी क्योंकि सोसाइटी अब एक्सेप्टिंग हो गई है इस चीज़ को। एग्जैक्टली, सोशल एक्सेप्टेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है व्हेन इट कम्स टू अ गर्ल, और उसके साथ जो इश्यूज बहुत ज़्यादा जुड़े हों। मैं उस वाकया को जानना चाहूँगी, उस इवेंट को ही आप कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम जब मेरे ख्याल से 10 ढोली थे या कितने ढोली थे, जिसमें एक सिंगल फीमेल ढोली को भी, एक इवेंट था जिसमें 200 ढोलीज ने लाइव स्टेज परफॉर्मेंस 200 थे जी। 200 ढोलीज थे जिन्होंने एक परफॉर्मेंस करनी थी साथ में आके, और उसमें 199 मेन थे जो ढोल बजाए थे, और वहाँ पर एक लड़की थी जो मैं थी। और वहाँ पर मैंने ढोल बजाया था। तो उन लोगों ने शायद इतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया था मुझे अपने क्राउड में, पर वहाँ पर अकेली खड़ी होके मैंने एक डाउट भी आया अपने दिमाग में कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। उस वक्त तो आप काफ़ी परफॉर्मेंसेस दे भी चुकी होंगी ना जी पहले से? जी,
पर एक होता है कि जब कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और आप उस क्राउड में खड़े हो और देन यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था वो सिचुएशन। बट मैं भी बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड थी कि मैं भी करके दिखाऊंगी। मैंने इतनी टाइम, इतनी एनर्जी इस चीज़ पे लगाई है, अपने शौक़ के लिए लगाई है, तो फिर मैं करना चाहती थी। और वो मैंने फिर जब परफॉर्मेंस के बाद सब ने मेरी परफॉर्मेंस देखी तो उन्हीं लोगों ने आके मुझे अप्रिशिएट किया, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वाओ, ग्रेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ढोल गर्ल, है ना? अच्छा, अब क्योंकि आप लॉ भी परस्यू कर रही हैं, आई गेस आपकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके बाद आगे जहांगीर जो है वो विद ढोल के साथ उसके क्या आगे सपने हैं, या ढोल को जैसे अभी तक आप कैरी करते आए हैं, बजाते हैं, ठीक वो वैसा ही रहेगा, या फिर इसे एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना चाहती हैं एज आप? क्योंकि कल्चर को आपने, क्योंकि जो जैसे संभालना ज़रूरत है, एक विरासत को संभालना ज़रूरी होता है, सो उसे आप आगे लेकर चल रही हैं, वो भी इतनी कम एज में। सो इसका इन्फ्लुएंस अभी तक आपने कितना देखा है लोगों में, कि लोग कल्चर के टूवर्ड, मैं स्पेशली जब पंजाबियों की बात करती हूँ, तो क्या लगता है आपको ये कल्चर कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम भी हो रहा है? सो आप इसे किस तरीके से आगे ले जाना चाहती हैं? जैसे आपने स्टार्टिंग में प्रोफेशन की बात की, लॉ की बात की, लॉ भी मेरा एक पैशन था परस्यू करना, और ढोल मेरा पैशन है, तो वो दोनों चीज़ें कभी सेपरेट नहीं हो सकती हैं। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं एक बैलेंस क्रिएट करके रखूँ दोनों चीज़ों में। और जहाँ हमने बात की है कि ये कल्चर ख़त्म होता जा रहा है, लोग एक्चुअली वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, exactly. और अपना कल्चर, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को भूलते जा रहे हैं, उनको कूल नहीं समझते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि वही मैं आगे कैरी करना चाहूँगी मैसेज। मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म करके आई हूँ और इसमें हमेशा अपना पंजाबी कल्चर प्रमोट किया है लोगों के साथ, लोगों को, बिकॉज हम भी आपको उसी तरीके से ही देखते हैं कि पूरा ट्रेडिशनल लुक लेकर। हाँ जी, बिल्कुल, वो अच्छा लगता है। और मैंने ये भी कोशिश की है कि कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि ढोल कैसे कूल है, तो मैंने ढोल को कूल लगवाने की भी बहुत कोशिश की है कि हम एक अपने पंजाबी इंस्ट्रूमेंट को वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के साथ कैसे इक्विवेलेंट बना सकते हैं, इंग्लिश गानों के ऊपर ढोल बजा सकते हैं और कूल लग सकता है। हमारा ढोल भी एक नॉर्मल ड्रम सेट को मात दे सकता है। बिल्कुल, और आप उसमें कई हद तक सक्सेसफुल भी हुई हैं, एंड आई वांट कि आप उसे और आगे तक लेके जाएं, एंड ये जरूरी भी है किसी कल्चर को आगे प्रमोट करना। और जब नौजवान पीढ़ी ही ऐसा करना शुरू कर देना, तो वो जो कल्चर है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, उसे सहेज कर रखना इनकी जिम्मेदारी जो है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे रियल लाइफ अनटोल्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी, और इस वक्त हमारे साथ ढोल भी मौजूद है। और जब हम ब्रेक में थे तो ये ढोल बजाकर आप हमें दिखा रहे थे। रियली मैं कहूँगी कि ढोल की थाप पर नाचना एक अलग ही बात है, एंड सीइंग यू विद ढोल इज लिटरली वेरी ब्यूटीफुल। और बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस ढोल के साथ। यू एक्चुअली लुकिंग वेरी कूल विद ढोल। थैंक यू। तो जहांगीर, जैसा आपने बताया कि ढोल की प्रैक्टिस एक तरफ चलती है, लेकिन एक तरफ लॉ की पढ़ाई जो कि खत्म हो चुकी है उसकी भी प्रैक्टिस चल रही है। सो हाउ डू यू कोप अप विद दोनों चीज़ें? डिफ़िकल्ट होता है, बट मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें पैशन है, तो जहाँ पर पैशन की बात आ जाती है, शौक की बात आ जाती है, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हैं, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। जो दिल होता है वो आपको अपने आप खींच ले जाता है दोनों जगह, तो वो अपने आप बैलेंस होता रहता है टाइम। जब मन करता है कि ढोल को टाइम देना है, तब ढोल के लिए टाइम निकाल लेते हैं, नहीं तो प्रैक्टिस मेरी रेगुलरली चली रही है एज एन एडवोकेट, तो वो भी साथ में चलती रहती है। सो आई वांट टू नो कि इतना टाइम हो गया, 10-12 साल हो गए इस ढोल के साथ, अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है जहांगीर को। इतना टाइम हो गया, आज जब एकांत में बैठकर अपने आप के बारे में सोचती हैं आप जहांगीर, उस शख्सियत द ढोल गर्ल के बारे में, अपनी लाइफ को एक्सेस करती हैं, कैसा फील होता है अब? काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि कभी सोचा नहीं था, और अगर सोचा नहीं था और इतनी दूर तक आ चुकी हूँ तो अपने आप पे बहुत गर्व महसूस होता है, और ये भी फील होता है कि इस चीज़ को अब छोड़ना नहीं है और ऊंचाइयों तक लेके जाना है। जी। ढोल के साथ इतना प्यार मिलेगा, ये सोचा था? नहीं, कभी नहीं सोचा था, बट वही बात है कि जो भी चीज़ आप मन से, दिल से करें, उस चीज़ में आपको हमेशा फ्रूट्स मिलते हैं। ज़रूर उस चीज़ को, मेहनत को आपकी हमेशा फल लगते हैं, तो वही हुआ। मैंने अपनी मेहनत से, पूरा अपनी डेडिकेशन से, सच्चे दिल से इस चीज़ को टाइम डेडिकेट किया, मुझे आज फ्रूट्स मिल रहे हैं उस चीज़ के। जहांगीर की अब आगे सपने क्या हैं? एज सच कुछ नहीं है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसको देखेंगे, और जितना जस्टिस मैं इस चीज़ को करना चाहती हूँ वो ही
कोशिश करूँगी कि मैं इसको हमेशा जस्टिफाई कर सकूँ। लास्ट में द व्यूअर्स हु आर वाचिंग आउट देयर जी, उनके लिए आप कुछ मैसेज आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि रिगार्डलेस कि चाहे कोई लड़का है लड़की है, अपने ड्रीम्स फॉलो करनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अपने ड्रीम्स मार देते हैं, वो जो कभी भी नहीं होना चाहिए। जो भी हम चीज़ अपने दिल से खुशी से करेंगे वो हमेशा आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट और रिजल्ट्स देगी। आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप अपने दिल की सुनिए और करते रहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज़ थी जो मेरे माइंड से स्किप हो गई। मैंने देखा है कि हम फॉरेन की मतलब हम देखते हैं कि विदेशी जो लड़कियां होती हैं उनको मैंने अक्सर ढोल के साथ देखा है, और मैंने बहुत रेयर जिनमें से आप खुद हैं जो मुझे लड़की ढोल के साथ नज़र आती है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि क्या यंगस्टर्स ये फील नहीं करते होंगे, हमारे इंडियन यंगस्टर्स, नौजवान पीढ़ी, कि जब वो लोग इस कला को इतना आगे तक लेके जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं लेके जा रहे? यही तो सो द थिंग इज़ कि हम एज इंडियंस और एज अ कल्चर हमारे को लगता है कि वेस्टर्न इज कूल, लेकिन जब वही चीज़ हम कोई फॉरेनर को करते हुए देखते हैं तो हम उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो व्हाई नॉट डू इट ऑन योर ओन। पहले अपनी चीज़ को, अपने कल्चर को, अपनी पर्सनालिटी को ओन अप करें, फिर किसी को फॉलो करें। क्योंकि जब आप अपनी चीज़ को हाईलाइट करोगे, अपनी पर्सनालिटी को ओन अप करोगे, तो लोग अपने आप आपके पीछे से जुड़ जाएंगे आपके साथ। एग्जैक्टली। तो जो अभी तक आपने किया, जो अभी तक आपने अचीव किया है, मैं यही कहूँगी कि लोग आपसे काफ़ी प्रभावित हुए हैं, हम आपसे काफ़ी प्रभावित हुए हैं, हमारी टीम आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। एंड आई एम वेरी लकी कि लाइफ में मुझे दूसरी बार मौका मिला है आपसे मिलने का, लाइकवाइज मैम, द ढोल गर्ल को जानने का। सो बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रेशियस टाइम हमारे साथ निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड तो चलो अब रैप अप करने का वक्त हो चला है रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी को। हर बार की तरह यही कहूंगी, प्रोग्राम आपको कैसा लगा है आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। geet@justbroadcasting.com के साथ साथ info@justbroadcasting.com पर भी अपने फीडबैक दे सकते हैं। और जाते जाते जहांगीर की परफॉर्मेंस को देखना ना भूलिए। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।